और एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यह जो आज का मॉक टेस्ट है आपके लिए काफी ही बेनिफिशियल साबित होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे फुल लेंथ टेस्ट की। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके हूबहू उस पैटर्न पे सेट किए गए हैं जिस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। मेरा नाम है विकास और आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास जा में। आज के सेशन में हम एमटीएस के सेट नंबर 3 को करेंगे जो कि एक मॉक टेस्ट है, और यहाँ पे हम इस स्ट्रेटजी को भी समझेंगे किस तरह से हमें एग्जामिनेशन में इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया है हार्डली डैश फिनिश द वर्क व्हेन द बेल रैंग। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किस तरह के सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा विथ इट्स ऑक्सिलियरी वर्ब। मतलब यहाँ पे देखेंगे कि क्या इस सेंटेंस में इन्वर्जन की आवश्यकता है। जब हम बात करते हैं इन्वर्जन की, तो इन्वर्जन का मतलब होता है जब हम देखते हैं कि नॉर्मल जो हमारा सेंटेंस पैटर्न होता है या कंस्ट्रक्शन होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, लेकिन जब इसी पैटर्न को हम क्या कर देते हैं, उलट देते हैं। मतलब हम जब देखते हैं कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब का प्रयोग कर लिया जाए, अर्थात यहां पे हम मेन वर्ब की भी बात करेंगे और हेल्पिंग वर्ब की भी बात करेंगे, क्योंकि इन्वर्जन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पार्शियल और एक होता है कंप्लीट। कंप्लीट में मेन वर्ब ही हमारा सब्जेक्ट के पहले प्रयुक्त होता है, और पार्शियल में देखेंगे कि ऑक्सिलियरी वर्ब पहले आता है। बहुत जल्द आपके लिए इन्वर्जन का कंप्लीट चैप्टर आपके सामने होगा, जहां पे हम उनके हर रूल्स की चर्चा करेंगे, साथ ही साथ पीवाईक्यू की भी चर्चा करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि आपका एक लेवल सेट हो सके और आपको यह पता चले कि मेरी तैयारी सही दिशा में है या नहीं। तो यहां देखेंगे कि निगेटिव एडवर्ब हमारा है हार्डली, और निगेटिव एडवर्ब से जब हम किसी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं देयर आर सर्टेन एडवर्ब्स, ये ध्यान रखना है। सब्जेक्ट और वर्ब के कंस्ट्रक्शन में हम देखेंगे इन्वर्जन होता है, और यहां मेन वर्ब हमारा बाद में आता है। तो पहले देखेंगे क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सिलियरी वर्ब पास्ट परफेक्ट का आएगा। क्यों आएगा तो समझते हैं। यहां देखेंगे ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब देखेंगे यहाँ पे हमारा एक कंजंक्शन है व्हेन, और व्हेन के बाद वाले हम क्लॉज को देखें तो यहाँ पे वर्ब का प्रयोग किया गया है सेकेंड वर्ब फॉर्म का, रैंग, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट। और यहां बात की जा रही है पास्ट के बारे में, और पास्ट के बारे में क्या कि जैसे ही उसने अपना कार्य खत्म किया था, मतलब बमुश्किल उसने अपना कार्य खत्म किया था, उसी समय क्या हो गया, घंटी बज गई। मतलब पहले खत्म हुआ उसके बाद घंटी बजी, तो पहले जो एक्शन कंप्लीट हुआ उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, और पास्ट परफेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का। थर्ड फॉर्म हमारा है, हमें चाहिए हेड, और इन्वर्जन है तो हेड प्लस सब्जेक्ट, अर्थात हमारा पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है यू हैड बेटर डैश द जॉब। यहां पे आपसे पूछा गया है कि किस तरह के वर्ब का यहां प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हैड को हम ऑक्सिलरी वर्ब ना समझें, क्योंकि हमने पीछे देखा था कि हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, लेकिन यहां क्या है, हैड के साथ एक और वर्ड जुड़ा हुआ है बेटर, और ये एक्सप्रेशन किसके लिए प्रयुक्त होता है, जिसके लिए आप शुड का प्रयोग करते हैं चाहिए के संदर्भ में, सजेशन के संदर्भ में, ठीक है ना। और साथ ही साथ ये पास्ट के किसी एक्शन को लेकर के रिपेंटेंस को व्यक्त करता है, जहां पर आप बताते हैं कि ये होना चाहिए था, ऐसा करते तो बेहतर होता। इस रिग्रेट को दर्शाने के लिए हम हैड बेटर का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, और बेयर इन्फिनिटिव हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपसे पूछा गया है कि ये 4 ऑप्शंस हैं और इसमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो करेक्ट है। इट मींस कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या जो भी हम पंक्चुएशन की बात करें उस हर चीज को ये फॉलो करता हो। तो सबसे पहले देखेंगे कि ही सजेस्टेड मी टू अप्लाई। देखेंगे यहाँ पे सजेस्टेड के बाद मी लगाया, सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टू के बाद हम देखते हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं जब आप यह दर्शाते हो कि किसी चीज को करने के लिए आपसे सजेशन किया गया है, ठीक है ना। उस स्थिति में हम 2+V1 का प्रयोग करते हैं पर्पस दिखाने के लिए। ये हमारा गलत हो गया। ही सजेस्टेड दैट आई शुड अप्लाई, यस, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने मुझे क्या कहा, तो उसने सजेस्ट किया कि मुझे अप्लाई करना चाहिए, अर्थात ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ही सजेस्टेड मी अप्लाइंग। फिर देखेंगे यहां पे मी के बाद अप्लाइंग का प्रयोग नहीं होता। अब यहां पे देखेंगे कि सजेस्ट का प्रयोग किया गया, और सजेस्ट का हम प्रयोग करते हैं सब्जंक्टिव मूड में। सब्जंक्टिव मूड में क्या होता है कि वहां पे आप दिखाते हैं
किसी को सलाह देते हैं किसी चीज को करने के लिए। और उसके बाद हम देखेंगे कि आने वाला क्लॉज जो होता है ना, हमारा सब्जेक्ट कोई भी हो उसके साथ हम वर्ब के बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जिस कारण से ये भी आपका छट गया। क्लियर है? ही सजेस्टेड आई टू अप्लाई। देखिए, ही सजेस्टेड दैट आई अप्लाई, ऐसे आप कहेंगे, ठीक है ना कि आप टू का प्रयोग करेंगे, अर्थात ये भी आपका ऑप्शन खत्म हो गया। या तो आप क्या करेंगे, ही सजेस्टेड दैट आई अप्लाई। ग्रामेटिकली अगर आप चलें तो यहां पे भी क्या होना चाहिए, ही सजेस्टेड दैट आई अप्लाई। शुड का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन इन सभी ऑप्शंस को अगर हम देखें तो उसमें से ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सबसे सुटेबल है। दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है डैश पुअर आर हेल्पलेस इन दिस वर्ल्ड। यहां पे बोला गया है कि किस तरह के आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। तो देखेंगे यहां पे पुअर जो हमारा है ना, ये हमारा क्या होता है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के पहले हम नॉर्मल कंडीशन में किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, जब वो अकेला हो, उसके आगे कोई नाउन ना हो, ठीक है ना। लेकिन एक हमारा कंस्ट्रक्शन है द प्लस एडजेक्टिव का, जिसका कि हम प्रयोग करते हैं समूचे जाति का बोध कराने के लिए, पूरे कम्युनिटी का बोध कराने के लिए। इस संदर्भ में क्या हो जाता है, ये हमारा प्लूरल हो जाता है। और देख रहे हैं यहां पे वर्ब भी हमारा प्लूरल है, अर्थात हमें सिर्फ द लगाने की आवश्यकता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर है? नेक्स्ट है फाइंड द एरर। यहां पे एक सेंटेंस लिखा गया जिसमें से आपको ढूंढना है कि किस पार्ट में एरर है। ईच ऑफ द बॉयज हैव सबमिटेड हिज या हर होमवर्क। यहां पे ईच का प्रयोग देख रहे हैं, ईच का प्रयोग करते हैं जब किसी चीज की संख्या दो या दो से अधिक हो और उन सबों का बोध कराते हो इंडिविजुअली, सेपरेटली। इन दैट केस हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ये हमारा जब अकेले प्रयुक्त हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, जब इसके जस्ट आगे नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल होता है, उस स्थिति में वह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाता है। और ये सदैव हमारा सिंगुलर होता है, जिसके कारण से हम देखेंगे यहां पे हैव का प्रयोग नहीं बल्कि हैज का प्रयोग होना चाहिए। अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका ऐसा पार्ट है जिसमें कि कोई त्रुटि है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सी इंसिस्टेड डैश पेइंग द बिल। अब देखेंगे कि यहां पे इंसिस्ट है वर्ड और ये अपने साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन लेता है, और इसके साथ कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन लगता है, तो ऑन, जिस कारण से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, यहां पे आपसे पूछा गया है कि यहां जो सेंटेंस लिखा गया है पीपल से दैट ही इज ऑनेस्ट, इसका एप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस क्या होगा। अब देखेंगे यहां पे पीपल से, इसका ही बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि इसका तो क्या है, पैसिव पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहां पे देख रहे हैं हमारा क्या है, ये इज जो हमारा है लिंकिंग वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है, और पैसिव बनाने के लिए हमें क्या आवश्यकता होती है, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना, जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट हो। क्लियर है? तो यहां पे देखेंगे कि पीपल से को आपको क्या करना, इट इज सेड, इट इज सेड दैट, मतलब इस तरह से हम सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं, इट इज सेड दैट ही इज ऑनेस्ट, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं पे मैं बोलूं पीपल से दैट द अर्थ इज राउंड, इसका क्या होगा, तो आप सीधे इसको बनाएंगे, इट इज सेड दैट द अर्थ इज राउंड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहां पे आपको एक वर्ड दिया गया है मेटिक्यूलस, इसका आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द सिनोनिम और द सिमिलर वर्ड फॉर दिस वर्ड। इसके लिए आपको एक सिमिलर वर्ड ढूंढना है फ्रॉम दीज ऑल्टरनेटिव्स, केयरलेस, केयरफुल, लेजी, हैस्टी। अगर आप इन सारे ऑप्शंस को एक मात्र देख लें, एक बार देख लें, तो आप आसानी से इसके आंसर को ढूंढ सकते हैं। केयरलेस का मतलब क्या होता है, जो लापरवाह है, और मेटिकुलस का क्या होता है आपको पता नहीं है, तो देखते हैं। दूसरा हमारा है केयरफुल, ये एक दूसरे के एंटोनिम हो जाते हैं, ठीक है ना। लेजी, जो व्यक्ति लेजी होगा वो केयरलेस होगा, अर्थात ये दोनों सिनोनिम के रूप में कार्य करेंगे। हैस्टी मतलब जो जल्दबाजी करने वाला है, और जल्दबाजी में जब हम काम करते हैं तो प्रायः देखने को मिलता है कि वहां हमसे त्रुटि हो जाती है, अर्थात इसको भी आप इससे लिंक कर लेंगे। अर्थात ये तीन का कहीं ना कहीं एक जैसा मीनिंग है। एक ऑड वन आउट कौन हमारा आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। मेटिक्यूलस का मतलब होता है केयरफुल, ठीक है ना, ठीक है, मेटिक्यूलसली, केयरफुली, अर्थात इसका करेक्ट जो सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहां पे आपसे पूछा गया है कि स्कार्स वर्ड का
एंटोनिम क्या होगा, ऑपोजिट, ये देखना है। प्रायः हम आप गलती कर देते हैं, सिनोनिम एंटोनिम को समझ नहीं पाते हैं, जल्दबाजी में हड़बड़ी में क्या कर देते हैं, आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देते हैं। स्कार्स का मतलब क्या होता है, स्कार्सिटी एक वर्ड आपने सुना होगा। स्कार्सिटी का मतलब होता है शॉर्टेज, किसी चीज की कमी। तो यहाँ पे देखते हैं कोई भी चीज जो रेयर है अर्थात उसकी कमी है, फ्यू है, यहाँ पे संख्या की बात कर रहे हैं, मतलब उसकी संख्या नॉट मेनी के सेंस में है, कोई भी संख्या जो न के बराबर हो। लेस, ये भी कहीं ना कहीं मात्रा की बात करता है, जो बहुत कम हो, अर्थात एक ऑप्शन बचा प्लेंटी, जिसका मतलब होता है प्रचुर, बहुत ज्यादा, ठीक है ना, जो कि इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है बीट अराउंड द बुश। यहां पे आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज और इडियम बीट अराउंड द बुश। यहां जो इडियम हमारे सामने है बीट अराउंड द बुश, इससे इसका क्या अर्थ है आपसे पूछा गया है। स्पीक डायरेक्टली अबाउट मेन टॉपिक, गेट एंग्री या वेस्ट मनी। बीट अबाउट द बुश, अगर मान लिया जाए ये झाड़ी है, फॉर ए मिनट समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, और एक सांप को आपने देखा इसमें जाते हुए, और आपको पता नहीं कि इस झाड़ी से किधर गया, लेकिन आप लाठी लेकर के इस झाड़ी को पीटने लग गए। इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहां वहां की बातें कर रहे हैं, डायरेक्ट पॉइंट पर नहीं आ रहे हैं, अर्थात यू आर अवॉइडिंग समथिंग दैट इज मेन और दैट इज द थीमेटिक थिंग, ठीक है ना। दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, मींस ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वन वर्ड फॉर वन दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। आपसे पूछा गया है कि किसी चीज, कोई चीज जिसे आप करेक्ट नहीं कर सकते उसे क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, जिसमें लचीलापन हो, जो समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार बदलने वाला हो, मतलब उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। ये इसके एंटोनिम के रूप में कार्य करेगा। इनकॉरिजिबल, कॉरिजिबल करेक्ट, ये ध्यान रखना है, करेक्ट में ये वर्ड होता है ना, तो इनकॉरिजिबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको आप बदल नहीं सकते हो, जिसको आप करेक्ट नहीं कर सकते हो, जिसको मेंड नहीं कर सकते हो। और इनक्यूरेबल का मतलब होता है इसका इलाज संभव नहीं है। और इरिवर्सिबल का मतलब है जिसको आप वापस नहीं प्राप्त कर सकते हो, जो रिवर्ट नहीं किया जा सकता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहां आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि एकोमोडेट वर्ड है हमारा, एकोमोडेट, ठीक है ना, ये वर्ड है हमारा। इसका स्पेलिंग ध्यान देंगे, क्योंकि बारंबार अगर आप देखें तो एसएससी की एग्जामिनेशंस में इस तरह के क्वेश्चंस, या कोई भी एग्जामिनेशन, चाहे टीचिंग एग्जामिनेशन की आप बात कर लें, वहां पे इस तरह के सर्टेन वर्ड्स हैं जो देखने को मिलता ही मिलता है। तो अर्थात इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगा, ACCOMMODATION। अर्थात देख रहे हैं यहाँ डबल सी है, डबल एम यहाँ है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ प्रूडेंट। आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब है, अगर आपको याद हो तो 1983 में हम लोगों ने एक वर्ल्ड कप जीता था, दैट वाज द फर्स्ट वर्ल्ड कप इंडिया वॉन, ठीक है ना। वहां पे आपने देखा होगा उस पूरे का क्या नाम था, उस वर्ल्ड कप का क्या नाम था, प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप, ठीक है ना। तो प्रूडेंट, प्रूडेंशियल, ये ध्यान रखना है। प्रूडेंस, ये सब एक दूसरे के ही क्या है, डिराइव्ड वर्ड्स हैं, ठीक है ना, डेरिवेटिव्स जिसे आप बोलते हैं। प्रूडेंट का मतलब होता है तीक्ष्ण बुद्धि वाला, बुद्धिमान व्यक्ति, अर्थात इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वाइज। इसके लिए एक और वर्ड है, आप देखे होंगे, एक्यूमेन, ठीक है ना। एक्यूमेन का मतलब भी होता है तीक्ष्ण बुद्धि, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है हैड ही वर्कड हार्डर ही डैश सक्सीडेड। हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि सेंटेंस में इन्वर्जन था, यहां भी इन्वर्जन देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। यहां पे क्या कर सकते हैं, अगर सेंटेंस में इफ से सेंटेंस की शुरुआत करें, कंडीशनल सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूं, तो क्या हो जाता है, इफ ही हैड वर्कड हार्डर, ठीक है ना, ऐसा। लेकिन जब आप इफ को ओमिट कर देते हैं तो सेंटेंस में क्या कर सकते हैं, उसके बदले में हैड का प्रयोग करके सेंटेंस को इन्वर्ट कर सकते हैं, सेंटेंस के पैटर्न को चेंज कर सकते हैं इन्वर्ट करने से, ठीक है ना। अर्थात यहां देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट है, और कंडीशनल सेंटेंस में अगर हमारा कंडीशनल क्लॉज पास्ट परफेक्ट का है तो रिजल्ट क्लॉज हमारा क्या हो जाएगा, वुड प्लस हैड प्लस वर्ब का, सॉरी हैव होगा, ठीक है ना, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहां थर्ड फॉर्म तो है, हमें क्या देखना है कि वुड और हैव किस में है, तो वुड और हैव हमारा है ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर है। अब एक चीज और मैं बता दूं, हैड क्यों नहीं होगा, तो कोई भी मॉडल वर्ब है ना, मॉडल के बाद हम क्या करते हैं, वर्ब के बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और हैड जो है इसका बेस फॉर्म होता है हैव। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं।
इंप्रूव द सेंटेंस। अब आपसे कहा गया है कि एक सेंटेंस लिखा है जिसको कि आपको इंप्रूव करना है इफ रिक्वायर्ड, अगर नहीं है तो नो इंप्रूवमेंट आप चुनेंगे। यहां कहा गया ही इज टू वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। अब देखेंगे टू के साथ जब आप पर्पस दिखाते हो कि कोई भी व्यक्ति कितना कमजोर है और उससे क्या होने वाला है, उस स्थिति में हम नेक्स्ट एक्शन वाले वर्ड के लिए हम क्या करते हैं, टू प्लस V1 का प्रयोग करते हैं फुल इंफिनिटिव, जो कि नहीं है। अर्थात ये रिमूव टू आपको करना है इस कंस्ट्रक्शन के साथ, इसका करना है। और जब करते हैं तो क्या हो कि टू ये जो हमारा है और यहां टू प्लस V1 जो है इसको क्या कर देते हैं, सो दैट में बदल देते हैं। और यहां पे जो है हमारा ना सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद हम कैन या कुड अकॉर्डिंग टू द टेंस, अगर प्रेजेंट है तो कैन, ठीक है ना। और अगर हम वहां ये दर्शा रहे हैं कि कोई भी चीज जो नहीं हो सकता है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, डिजरेबल और अनडिजरेबल की बात करेंगे। अर्थात यहां पे क्या करना पड़ेगा, टू को हटा करके सिर्फ सो लगा दें तो क्या हो जाएगा, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। अर्थात आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सो वीक दैट कर देंगे आप, टू वीक दैट को सो वीक दैट में बदल देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स टू क्रिएट अ सेंटेंस। यहां पे चार हमारे सेंटेंस के फ्रेगमेंट्स हैं, सेंटेंस के पार्ट्स हैं जिनको कि आपको अरेंज करना है, रीअरेंज करना है, सो दैट इट कैन मेक अ कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है ना। अब देखेंगे कि कहां से शुरुआत की जाए। अगर मैं बात करूं कि पी से आप शुरू नहीं कर सकते क्योंकि यहां देन है, और देन का हम प्रयोग करते हैं कंपैरिजन के लिए कि पीछे कोई चीज दिया गया है उसके बाद उसको आप उससे तुलना कर रहे हो, अर्थात इससे सेंटेंस की शुरुआत नहीं की जा सकती। ऑप्शन नंबर ए छट गया, पी वाला हटा दीजिए। अब हैड ही एंटर्ड, एंटर्ड द रूम, ये हमारा क्या है, वर्ब है, और वर्ब से पहले हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। वर्ब तो मिल गया, सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, नो सूनर। अर्थात क्या करेंगे, नो सूनर से यदि हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो क्या होता है, इन्वर्जन होता है। तो चलिए नो सूनर से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, जो कि आपके एस में है, और एस से एक ही ऑप्शन है, इसको देखते हैं नो सूनर। उसके बाद देख रहे हैं इन्वर्जन में हमने देखा कि क्या हो जाता है, सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब हैड ही, क्यू आ जाएगा, फिर एंटर्ड वर्ब आ जाएगा हमारा क्यू आर, मतलब एस क्यू आर, एस क्यू आर। यहां पे एक चीज सुधारने की आवश्यकता है, यहां पी होगा, ठीक है ना, यहां पे आपको पी करना पड़ेगा सो दैट कि एक ऑप्शन कम से कम तो सही हो जाए। क्या करने की आवश्यकता होगी, यहां पे हमें एस के जगह पे पी करना पड़ेगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है सप्लाई द सुटेबल प्रीपोजिशन। यहां पे आपको एक सप्लाई करनी है एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन को। कहता है मोस्ट पीपल लाइक क्रिकेट बट डैश माय ओपिनियन इट इज टू कैओटिक। कहता है बट यहां पे क्या कर रहा है, अगर हम बात करें तो बट भी एक प्रीपोजिशन के रूप में कार्य करता है, साथ ही साथ ये कंजंक्शन के रूप में भी कार्य करता है। जब दो के बीच में कॉन्ट्रास्ट को दिखाना है, कॉन्ट्राडिक्शन को दिखाना, दो के बीच के दो जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनमें क्या है, एक दूसरे में विरोधाभास है। क्लियर है। कहता है कि मोस्ट पीपल लाइक क्रिकेट, अधिकांश लोग जो है ना, अधिकतर लोग जो है ना क्रिकेट को पसंद करते हैं, लेकिन मेरी बात माने, मेरे ओपिनियन में, तो मेरी ओपिनियन में तो इन माय ओपिनियन, ये एक क्या है, फ्रेज है, और ये फ्रेज इन माय ओपिनियन फर्स्ट पर्सन के लिए प्रयुक्त होता है। लेकिन जब आप दूसरे के लिए प्रयुक्त करते हैं तो वहां पे हम ये नहीं प्रयुक्त करते हैं इन हिज ओपिनियन, बल्कि हम वहां बात करते हैं अकॉर्डिंग टू हिम। ये ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज इन द सेंटेंस। आपके सामने एक सेंटेंस लिखा गया और इसमें से उस पार्ट का चयन करना है इन ऑप्शंस के थ्रू जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। देखिए अभी देखने को मिल रहा है कि डिफरेंट टाइप्स के एग्जामिनेशन है, वहां पे कंफ्यूजन बना रहता है कि एमटीएस का एग्जामिनेशन या एसएससी का एग्जामिनेशन कौन करेगा, टीसीएस कराएगा या कोई दूसरा वेंडर कराएगा। और इस उहापोह में हमारी तैयारी खराब हो जा रही है। कैसे, तो हमें ये नहीं पता चल पाता है कि इनके क्वेश्चन पूछने का तरीका तो ये है, ये करा रहे हैं, या एसएससी का एग्जामिनेशन जो है ना टीसीएस करा रही है, उनका अलग पैटर्न है। लेकिन एक चीज तो तय है कि हमारी तैयारी रुकनी नहीं चाहिए। इसके लिए हमें हर उन कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है ना। जब कंजंक्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो साथ ही साथ ये भी जानना आवश्यक हो जाता है कि ये सेंटेंस जो है क्लॉज क्या क्या इसमें प्रयुक्त हुआ है। इस कारण से मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपके सामने रखे हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। अब देखेंगे ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि हम देख रहे हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन व्हेन प्रयुक्त हुआ है। और ये माय फ्रेंड हेल्प मी, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज वो होता है जो अपने आप में
कंप्लीट होता है और जिसमें पूरे सेंटेंस का मेन वर्ब जो है ना, डिसाइडर जो है ना, वो प्रयुक्त होता है। व्हेन आई वॉज इन डेंजर, मतलब जब मैं डेंजर में था, जब मैं खतरे में था तो मेरे दोस्त ने मेरी मदद की। अब देखिए, मैं खतरे में था और हेल्प किया, लास्ट वाला कौन है जो मीनिंग दे रहा है, तो हेल्प की बात कर रहे हैं। तो जो ये मेन वर्ब जो कंसिस्ट करेगा, जो कंटेन करेगा, वो हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। और जो बाकी बच गया वो हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, अर्थात हो जाएगा व्हेन आई वाज इन डेंजर, ये पूरा का पूरा क्लॉज। और वैसे भी देखेंगे कि इस क्लॉज को इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सबऑर्डिनेट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ कंजंक्शन है, क्लॉज की बात कर रहे हैं, और क्लॉज की जब बात हो तो वहां पे हम सब्जेक्ट और वर्ब की बात करते हैं। इनके अभाव में हम क्लॉज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहां एक बार फिर से आपसे पूछा गया है कि यहां पे जो 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं, इसमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो कंप्लीट है, करेक्ट है ग्रामेटिकली। कहता है ही हैज कंप्लीटेड द वर्क यस्टरडे, ये हमारा गलत है क्योंकि आप यहां प्रयुक्त कर रहे हैं क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हम ये एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग नहीं करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के लिए। क्लियर है? ही कंप्लीटेड द वर्क यस्टरडे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि आपने यहां वर्ब भी देखा कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है जो कि प्रयुक्त होता है पास्ट इंडेफिनिट में, और यस्टरडे जो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसका हमारा कंजुगेशन किसके साथ होता है, पास्ट इंडेफिनिट के साथ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है ही सेड हैड आई नोन आई वुड हैव हेल्प्ड, इसका क्या करना है आपको, इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। सबसे पहले आपको देखना है कि ये इन्वर्जन है, किसका इन्वर्जन है, तो इन्वर्जन है इफ आई हैड नोन का, अर्थात इसका क्या कर देते आप, ये हमारा है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट का बैक शिफ्ट नहीं होता है, जिस कारण से इसके टेंस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। क्या हो जाएगा, ही सेड दैट हैड ही नोन ही वुड हैव हेल्प्ड। आप सेंटेंस को ऐसे भी रख सकते हैं जो कि आपका करेक्ट आंसर है, और इससे भी बेहतर अगर बनाने की आवश्यकता है तो ऐसा हो जाएगा ही सेड दैट इफ ही हैड नोन ही वुड हैव हेल्प्ड, ये आपका द बेस्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ही वॉज पुअर डैश ऑनेस्ट। अब देखिए यहाँ पे पुअर और ऑनेस्ट के बीच में क्या बताया जा रहा है, अगर आप एंड का प्रयोग करते हैं तो एंड का प्रयोग करते हैं सिंपली दो चीजों को क्यूमुलेटिवली जोड़ने के लिए, मतलब कोई भी चीज जब सिंपली ऐड करना हो, उसमें एक्सटेंशन देना हो, उसमें एडिशनली कोई चीज इंफॉर्मेशन जोड़ना हो, इन दैट केस यहाँ पे क्या है, ही वॉज पुअर बट ऑनेस्ट। बट का यदि हम प्रयोग करें तो बट जो है ना इन दोनों सिचुएशन को कॉन्ट्रास्ट कर देता है, ठीक है ना। इस स्थिति में हम देखेंगे कि बट का प्रयोग होगा, और वहीं बिकॉज का प्रयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि बिकॉज अपने साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज लेता है, ठीक है ना। और क्लॉज के सेंस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए जो कि नहीं है। दो का भी प्रयोग करते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज के निर्माण में, अर्थात इसके साथ भी देखेंगे कि सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होना चाहिए या प्रेडिकेट जिसे आप बोलते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने एक पैसेज दिया गया है, छोटा सा पैसेज है जिसको कि आपको पढ़ना है और इससे जुड़े हुए प्रश्नों को हल करना है। कहा गया है इन रिसेंट ईयर्स द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म द वे पीपल कम्युनिकेट एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन। कहता है हालिया के वर्षों में देखने को मिला है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हुआ किस चीज में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में, जिसके कारण से हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है कि जिस तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं या फिर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। While this shift has undoubtedly increased efficiency and connectivity, it has also led to unintended consequences. देखिए इसने हमारी रीच को तो बढ़ा दिया, हमारी एफिशिएंसी को बढ़ा दिया, कनेक्टिविटी को बढ़ाया, लेकिन कहीं ना कहीं इसके कुछ दुष्परिणाम भी सामने देखने को मिल रहा है। कैसे? कहता है एक्सेसिव रिलायंस ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैज रिड्यूस्ड फेस टू फेस इंटरेक्शंस। इसका सबसे बड़ा तो आप देखेंगे प्रभाव कि हमारे जो समाज में जो हम एक दूसरे से जो फेस टू फेस जो हमारा इंटरेक्शन हुआ करता था वो खत्म हो चुका है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुका है, इस स्तर पे हो चुका है कि आप अपने परिवार में भी देखेंगे 10 लोग अगर 2 लोग 4 लोग जो भी हैं बैठे हैं तो हर कोई अपने फोन में घुसा पड़ा है, ठीक है ना। देयर बाय वीकनिंग
इंटरपर्सनल स्किल्स, देखिए कुछ स्किल्स हमारे ऐसे होते हैं ना जो हमारे नॉलेज से आते हैं और कुछ हमारे व्यवहार से आते हैं, दूसरों को देखने से उनका अनुकरण करते हैं, उससे भी हम सीखते हैं, ठीक है ना। मोरओवर द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन थ्रू सोशल मीडिया हैज क्रिएटेड कंफ्यूजन एंड मिसट्रस्ट अमंग द पब्लिक। अब एक चीज देखिए कि हम मिस इन्फॉर्मेशन के बहुत ज्यादा शिकार होते चले जा रहे हैं। फेसबुक हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स हो, वहां पे देखते हैं कि एक जो मैसेज जो गलत है वो बहुत जल्दी से वायरल हो जाता है, बहुत जल्दी से सर्कुलेट हो जाता है, जिस कारण से हम एक दूसरे में क्या अपना विश्वास खोते चले जा रहे हैं। ऑल्दो टेक्नोलॉजी इटसेल्फ इज न्यूट्रल, इट्स इंपैक्ट लार्जली डिपेंड्स ऑन हाउ रिस्पॉन्सिबली इट इज यूज्ड। देखिए टेक्नोलॉजी तो बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है ना, वो तो नहीं कहता कि मैं सही हूं या गलत हूं, तो न्यूट्रल है। हम उसको कैसे हैंडल करते हैं ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है ना, कि उसका किस बेहतरी के लिए प्रयोग किया जाए। देयरफॉर ए बैलेंस्ड अप्रोच दैट कंबाइंस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड क्रिटिकल थिंकिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल प्रोग्रेस। अब देखिए इस चीज को बैलेंस करने के लिए क्या है कि हमें ऐसे अप्रोच को डेवलप करना पड़ेगा, उस चीज को हमें अपने व्यवहार में लाना पड़ेगा जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर भी हो आधारित और हमारे क्रिटिकल थिंकिंग का भी एक मिश्रण हो। क्लियर है। सबसे पहले इस तरह के जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं उसको पढ़िए एक बार, क्योंकि एक पैसेज से 4-5 क्वेश्चन आपके रहते हैं, अर्थात एक बार ढंग से पढ़ लेंगे तो मतलब 30 सेकेंड्स में चारों क्वेश्चन कर लेंगे आप, ठीक है ना। What is the primary concern expressed in the passage? तो हमने यहां बात की थी किस चीज की, जो निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस थे, जो एक्सेसिव यूज, जो हमारा जो रिलायंस है, हमारा जो डिपेंडेंस है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, उस कारण से। अर्थात देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए में नहीं बात की जा रही है, द डिक्लाइन इन ट्रेडिशनल एजुकेशन, नहीं, एजुकेशन की नहीं, यहां पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है द वर्ड thereby इन द पैसेज इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू। यहां आपसे पूछा गया है कि यहां जो हमारा thereby यूज हुआ इस पैसेज में, यहां देखने को मिल रहा होगा, इसका मतलब क्या है, इसका सिमिलर वर्ड आपको ढूंढना है, ठीक है ना। तो देखेंगे कि यहां पे बात की जा रही है कॉज एंड इफेक्ट की, ठीक है ना, और thereby हमारा एक एडवर्ब होता है, इसके बाद हम देखेंगे वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग करते हैं, ये भी देखना है, ये भी समझना है, ठीक है ना। इसका हम प्रयोग करते हैं एज ए रिजल्ट के सेंस में, ठीक है ना, जब कोई भी कॉज दिया गया हो और उसका रिजल्ट क्या संभावित है, उस संदर्भ में हम thereby का प्रयोग करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज टेक्नोलॉजी इज डिस्क्राइब्ड एज। यहां पे बोला गया है कि इस पैसेज में टेक्नोलॉजी को किस रूप में डिस्क्राइब किया गया है, इसकी विवेचना किस अर्थ में की गई है। इनहेरेंटली हार्मफुल, कंप्लीटली बेनिफिशियल, न्यूट्रल इन इटसेल्फ। तो अगर आपको मैंने बताया था ऑल्दो ए टेक्नोलॉजी इटसेल्फ इज न्यूट्रल, मतलब यहां पे टेक्नोलॉजी तो अपने आप में न्यूट्रल है, हम उसको हार्मफुल या बेनिफिशियल बनाते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पूछा गया आपसे Which of the following can be inferred from the passage? इस पूरे पैसेज से आप क्या इन्फर कर सकते हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पे बात की कि यहां पे क्या बात की गई है। अब यहां पे दूसरे अर्थ में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ दिस पैसेज, ऐसे भी बोल सकता है इन्फर के रूप में, ठीक है ना। कहता डिजिटल टेक्नोलॉजी शुड बी कंप्लीटली अवॉइडेड, नहीं, हमें अवॉइड नहीं, हमें तो जीवन को सुगम बनाना है, इसकी तो हमें आवश्यकता है आज के इस दौर में, लेकिन साथ ही साथ क्या हो कि हमारा इस पे इतना रिलायंस हो जिससे कि हमारा इंटरपर्सनल स्किल जो है ना वो अनअफेक्टेड रहे, उस पर ज्यादा अफेक्ट ना पड़े, मतलब इंटरपर्सनल स्किल्स आर अनअफेक्टेड बाय डिजिटल ग्रोथ, नहीं, ये तो प्रभावित देखने को मिल रहा है। रिस्पॉन्सिबल यूजेस डिटरमिन्स द ट्रू इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, यस, मीन्स वी शुड एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हिच हैज बीन बिस्टोड अपॉन अस। हम सब पे जो भी बिस्टो किया गया, जो भी जिम्मेदारियां दी गई हैं, उनका हमें रिस्पॉन्सिबली अनुकरण करना चाहिए, उस चीज को डिटरमिन करने की आवश्यकता है। क्लियर है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही मजेदार लगा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक रीच बढ़ाइए ताकि और भी बच्चों को फायदा मिल सके। चलिए टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।